हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 और उसका एक्ट नंबर है 20। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ये जो सब्जेक्ट है इम्पोर्टेंट है आरजेएस के लिए, जुडिशरी की अगर आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए, और अगर आप एडवोकेट हैं या फिर लॉ स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट। अब हम ये देख लेते हैं ये जो एक्ट है इसका ऑब्जेक्ट क्या है। इसका ऑब्जेक्ट यही है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का कि कोई भी जना पैदा क्रिमिनल नहीं होता, लेकिन जो उसके हालात होते हैं वो उसे क्रिमिनल बना देते हैं। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, नो वन इज बॉर्न क्रिमिनल, इट्स द सर्कमस्टेंस विच टर्न अ पर्सन इनटू अ क्रिमिनल। तो जो ये एक्ट है ये प्रोवाइड करता है रिलीज ऑफ ऑफेंडर ऑन प्रोबेशन और आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। जो ऑफेंडर होता है इसे रिलीज करता है और उसे चेतावनी दे करके छोड़ दिया जाता है कि तुमने आगे से नहीं करना है, नहीं तो फिर तुम्हें जेल में डाल देंगे, ऐसे डरा देते हैं। और ये जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट कब काम आता है, जब कन्विक्शन हो जाता है उसके बाद ही आपको प्रोबेशन मिलता है, उसके बाद ही प्रोबेशन मिलता है, उससे पहले नहीं मिलता है। ये इम्पोर्टेंट है। अगर जहाँ पे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट जहाँ पे अप्लाई होगा तो वहाँ पर जो सीआरपीसी का सेक्शन 360 है वो अप्लाई नहीं होगा, और वाइसा वर्सा। जहाँ पर सीआरपीसी 360 सेक्शन अप्लाई होगा वहाँ पर पीओए अप्लाई नहीं होगा। पीओए स्टैंड फॉर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958। ठीक है, आपको ये मैं समझ सकता हूँ, आपको समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं सेक्शन 1। ये है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। इस एक्ट को कहा गया है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958, और ये जो एक्ट है अप्लाई हुआ है होल ऑफ इंडिया, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। और ये जो एक्ट है ये आया है, हर एक स्टेट पर डिपेंड करता है, ये हर एक स्टेट में अलग अलग अप्लाई हुआ है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो ये राजस्थान में आया है 1 अक्टूबर 1962। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। अब हम सेक्शन 2A देख लेते हैं। ये कोड की बात करता है, कोड मतलब सीआरपीसी। फिर जो 2B है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेशन ऑफिसर। इसमें बताया जो भी पॉइंट होता है प्रोबेशन ऑफिसर वो होता है, या फिर सेक्शन 13 में डिफाइन है। प्रिस्क्राइब मीन्स है, प्रिस्क्राइब बाय रूल्स है। और सेक्शन 2D जो है वो वर्ड एंड एक्सप्रेशन है। इसमें ये बताया है अगर कोई चीज़ इस एक्ट में नहीं डिफाइन है और वो सीआरपीसी में डिफाइन है तो सीआरपीसी से ले सकते हैं। अब हम सेक्शन 3 की बात कर लेते हैं। ये है सेक्शन 3। ये बात करता है पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर आफ्टर एडमोनिशन। कोर्ट की पावर है रिलीज करने की ऑफेंडर को चेतावनी दे करके, लेकिन ये कुछ ही चीज मैटर में काम करेगा ये वाला एक्ट, तो हम वो देख लेते हैं। अगर कोई पर्सन फाउंड गिल्टी होता है, अगर कोई गिल्टी होता है कौन से सेक्शन का, अगर 379 ले लो या फिर 380 ले लो या 381 ले लो या फिर 404 ले लो, ये और है इन सबके बीच में, या फिर 420 सेक्शन ले लो आईपीसी का। या फिर ऑफेंस जो है वो पनिशेबल होगा लेकिन नॉट मोर देन 2 ईयर, 2 ईयर से कम का ही होना चाहिए। कोई ऐसा अपराध कर रहा है जिसकी सजा 2 साल से कम की है या 2 साल तक है, या फिर और या कोई फाइन से है, या फिर बोथ है, फाइन प्लस पनिशमेंट। उस केस में अगर कोई प्रीवियस कन्विक्शन नहीं है, अगर प्रूव नहीं होती, तो जो कोर्ट ने गिल्टी फाउंड करा है उस ऑफेंडर को, वो नेचर ऑफ ऑफेंस देखेगी, नेचर ऑफ ऑफेंस देखेगी और करेक्टर देखेगी ऑफेंडर का। फिर नॉट विद स्टैंडिंग कोर्ट जो होगा इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग, उसको सेंटेंस देने के बजाय वो रिलीज कर देगी प्रोबेशन पर। कौन से सेक्शन में, अंडर सेक्शन
4, ये लिखा है ना सर, लेकिन गुड कंडक्ट पर सेक्शन 4 में रिलीज कर देगी। रिलीज हिम आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। एडमोनिशन का मतलब क्या होता है? चेतावनी, चेतावनी दे करके छोड़ देगी। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा सेक्शन 3 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस कन्विक्शन इंक्लूड प्रीवियस ऑर्डर अगेंस्ट हिम अंडर सेक्शन 3, यहाँ पे 3 है, एंड और सेक्शन 4। तो ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये जो सेक्शन 3 है वो रीड कर सकते हैं सीआरपीसी के 360 क्लॉज 3 के साथ, और ऐसे सेक्शन 4 जो है उसको रीड कर सकते हैं 360 क्लॉज 1 के साथ। सेक्शन 4 में बात करिए पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। जो कोर्ट की पावर होती है रिलीज करने के ऑफेंडर को गुड कंडक्ट पे, वो रिलीज कर सकती है कोर्ट। तो उसमें हम देख लेते हैं, हम समझते हैं, अगर कोई ऑफेंस है जो नॉट पनिशेबल विद डेथ है, इधर 2 ईयर की बात नहीं करिए, अगर डेथ का नहीं है, डेथ के अलावा या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को छोड़ करके, फॉर लाइफ को छोड़ करके कोर्ट रिलीज कर सकती है ऑफेंडर को। कोर्ट रिलीज हिम ऑन बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी, विद और विदाउट श्योरिटी के छोड़ सकती है, बट नॉट मोर देन 3 ईयर, 3 साल से ज्यादा नहीं। और इसका हम प्रोवाइडेड देख लेते हैं। इसमें बात करिए कौन सा मजिस्ट्रेट बेनिफिट दे सकते हैं प्रोबेशन का, जिसका जुरिसडिक्शन होगा वो ही मजिस्ट्रेट प्रोबेशन दे सकता है। अब क्लॉज 2 देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर, सेक्शन 4 क्लॉज 1 में ऑर्डर देने से पहले कोर्ट क्या करेगा? कंसीडर करेगा रिपोर्ट, अगर कोई है या फिर प्रोबेशन ऑफिसर ने दी है तो। क्लॉज 3 में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें सुपरविजन ऑर्डर की बात करी गई है। सेक्शन 4 क्लॉज 1 में जैसी ऑर्डर होता है तो कोर्ट क्या करेगी? इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑफेंडर और पब्लिक को देखते हुए वो क्या करेगी? पास कर देगी एडिशनल पास सुपरविजन ऑर्डर। उसमें क्या डायरेक्ट करेगी? ऑफेंडर शैल रिमेन अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर, और उसका नाम लिख देगी प्रोबेशन ऑफिसर का, लेकिन ये 1 साल से कम नहीं होगा, नॉट बीइंग लेस देन 1 ईयर। और ये जो सुपरविजन ऑर्डर है ये कंडीशन भी इम्पोज कर देगा। तो ये सुपरविजन ऑर्डर की बात करी है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम क्लॉज 4 देख लेते हैं। कोर्ट मेकिंग सुपरविजन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 क्लॉज 3 shall require offender before he released to enter into a bond with or without surety to observe the conditions specified in such order and such additional condition with respect to resident abstinence from intoxication any other matter। क्लॉज 4 में बात करी है, अगर जैसे ही वो सुपरविजन ऑर्डर कोर्ट करती है तभी क्या होता है? ऑफेंडर का प्रेजेंट होना जरूरी होता है और उसे रिलीज कर सकते हैं बॉन्ड में विद और विदाउट श्योरिटी और कुछ कंडीशन लगा करके। तो उसमें बस इतनी सी बात करी गई है। फिर क्लॉज 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें बात करी है जब भी आप ऑफेंडर सुपरविजन ऑर्डर पास करोगे तो क्या है, जो भी आपने कंडीशन लिखी है और जो उसमें लिखा है वो आपको एक्सप्लेन करना होगा ऑफेंडर को, प्लस एक कॉपी भी देनी होगी, सुपरविजन की कॉपी देनी होगी सुपरविजन ऑर्डर की। किसे देनी होगी? ऑफेंडर को देनी होगी, अगर उसके साथ कोई श्योरिटी है उसको देनी होगी, और अगर कोई प्रोबेशन ऑफिसर है उनको वो एक एक कॉपी देनी पड़ेगी। अब सेक्शन 5 की हम बात कर लेते हैं। पावर ऑफ कोर्ट टू रिक्वायर रिलीज ऑफेंडर टू पे कंपनसेशन एंड कॉस्ट। कंपनसेशन और कॉस्ट देने की बात करी है, तो उसमें ये बताया गया है द कोर्ट डायरेक्टिंग रिलीज ऑफ एन ऑफेंडर अंडर सेक्शन 3 और 4 इफ थिंक फिट मेक एट द सेम टाइम अ फर्दर ऑर्डर डायरेक्टिंग हिम टू पे कंपनसेशन कह सकती है या फिर कॉस्ट लगा सकती है।
और जो क्लॉज 2 में बताया गया है, जो अमाउंट ऑर्डर टू बी पेड अंडर सेक्शन 5 क्लॉज 1 में बी रिकवर एज फाइन, इसको फाइन की तरह रिकवर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 386 एंड 387। क्लॉज 3 में बात करिए, अगर कोई सिविल कोर्ट है ट्राई करती है कोई भी सूट और अराइजिंग आउट ऑफ सेम मैटर फॉर विच ऑफेंडर इज प्रोसिक्यूटेड, तो क्या करेगी, अगर कोई भी अमाउंट रिकवर हुआ है या पेड हुआ है तो उसे क्या कहा जाएगा, अवॉर्डिंग डैमेजेस कहा जाएगा अगर सेम मैटर पर है तो। सेक्शन 6 में 21 ईयर एज की बात करी गई है। अगर रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ऑफेंडर अंडर सेक्शन 21 ईयर ऑफ एज, अगर कोई 21 ईयर या उससे कम एज का है तो ना ही उसे इम्प्रिजनमेंट लिया जाए, तो इसके लिए कोर्ट को बोला गया है। सेक्शन 6 में बात करी है, अगर कोई ऑफेंस है 21 ईयर एज से या उससे कम एज का कोई जना करता है लेकिन वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक का नहीं होना चाहिए, नॉट बीइंग विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उस केस में क्या होगा, कोर्ट सेंटेंस देने के बजाय उसे रिलीज कर देगी। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं इसको रिलीज नहीं करना चाहिए, ये सोसाइटी के लिए खतरा है, तो वो अपना जो रीज़न है वो रिकॉर्ड कर लेगी, उसको रीज़न रिकॉर्ड करना ही होगा। अब क्लॉज 2 देख लेते हैं हम इसका। कोर्ट थिंक इट नॉट डिजायरेबल टू डील अंडर सेक्शन 3 और 4 विद ऑफेंडर अंडर क्लॉज 6 clause 1, court shall call for report from probation officer and consider the report and any other information available to it relating to character and physical and mental। अगर कोर्ट को लगता है सेक्शन 3 और 4 में नहीं डील करना चाहिए तो कोर्ट क्या होगा, 6 clause 1 में रिपोर्ट ले लेगी किसकी, प्रोबेशन ऑफिसर की, और कंसिडर करेगी अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके कैरेक्टर या फिजिकल या मेंटल कंडीशन को देख करके। अब सेक्शन 7 देख लेते हैं, ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 7 है, रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर टू बी कॉन्फिडेंशियल। जो रिपोर्ट होगी प्रोबेशन ऑफिसर की, कौन से, अंडर सेक्शन 4 क्लॉज 2 में और सेक्शन 6 क्लॉज 2 में, शैल बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल, दोनों ही कॉन्फिडेंशियल ट्रीट करी जाएगी, उसको सबको दिखाया नहीं जाएगा, वो पब्लिक के लिए ओपन नहीं होगी। अब सेक्शन 8 देख लेते हैं, वेरिएशन ऑफ कंडीशन ऑफ प्रोबेशन, मतलब अगर जो भी कंडीशन है उसमें कोई फेर बदलाव हो रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। इसमें क्लॉज 1 जो है वो बात करता है, इफ on application of probation officer any court pass an order under section 4, court at any time during period when bond is effective vary the bond by extending or diminishing the duration, however it shall not exceed 3 years from the date of original or alter or inserting additional condition। तो जब भी कभी बॉन्ड इफेक्टिव में आ रहा होगा तभी कोर्ट क्या करेगी, एक्सटेंड कर देगी कि हाँ भाई तुमने अच्छा करा है, तुम अच्छे से रहे हो, तो एक्सटेंड कर देगी, बढ़ा देगी टाइम। और कोर्ट को लगेगा कि नहीं भाई ये तो तंग कर रहा है लोगों को, ये सब या एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, तो 3 साल का उस कोर्ट ने प्रोबेशन दिया है, तो अब क्या करेगी, वो 1 साल का कर देगी, नहीं भैया तुम खतरनाक हो, या फिर उसे कैंसिल भी कर सकती है। इसका प्रोवाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी अगर वेरिएशन होता है तो वो ऐसे नहीं है कि चुपके से बना दिया जाएगा, एक ऑफेंडर को और उसके श्योरिटी अगर होंगे तो उनको भी बुलाया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि ये हम बदलाव कर रहे हैं। अब क्लॉज 2 में बात कर लेते हैं, अगर श्योरिटी रिफ्यूज टू कंसेंट टू एनी वेरिएशन, अगर कोई श्योरिटी अगर मना कर देता है कोई भी इसमें फेर बदलाव हुए तो कोर्ट में रिक्वायर ऑफेंडर टू एंटर इनटू अ फ्रेश बॉन्ड, अगर कोई भी श्योरिटी अगर मना कर देता है तो उसे फ्रेश बॉन्ड की तरह ही करना पड़ेगा, किसी नई श्योरिटी को लाना पड़ेगा। फिर क्लॉज 3 में बात करी गई है, नॉट विद स्टैंडिंग कोर्ट पास ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 इफ कोर्ट सेटिस्फाई on application of probation officer that the conduct of offender has been such that as to make it unnecessary he should be kept any longer under supervision, discharge the bond or bonds enter into by him।
अब सेक्शन 9 देख लेते हैं हम। प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशन ऑफ बॉन्ड। सेक्शन 9 क्लॉज 1 में बात करी है, अगर कोर्ट पास ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 और एनी कोर्ट डील विद ऑफेंडर इफ ऑफेंडर ब्रीच एनी कंडीशन, अगर कोई ऑफेंडर कोई भी कंडीशन ब्रीच करता है तो कोर्ट क्या इशू कर सकती है, वारंट। अगर से लगता है कि भाई भाग जाएगा या कुछ करेगा तो वारंट इशू करेगी। तो पुलिस क्या होगी, वो अरेस्ट करेगी और कोर्ट के सामने पेश करेगी, प्रेजेंट करेगी कोर्ट के सामने। या फिर अगर कोर्ट को लगता है कि यार ये ज़्यादा मतलब कोई छोटी मोटी कंडीशन ब्रीच कर रहा है तो वो सम्मन कर सकती है छोटे मोटे केस में कि भैया आओ कोर्ट के पास। उसमें सम्मन में टाइम मेंशन होता है कि आपको उस दिन आना है कोर्ट पर 9 बजे या 10 बजे। तो ये है। अब हम क्लॉज 2 की देख लेते हैं। कोर्ट बिफोर विच ऑफेंडर ब्रॉट और अपीयर मे ईदर रिमांड हिम टू कस्टडी अंटिल केस कंक्लूडेड और ग्रांट हिम बेल विद और विदाउट श्योरिटी टू अपीयर ऑन डेट विच इज फिक्स्ड। जिस कोर्ट के पास ऑफेंडर आया है या तो उसे रिमांड के लिए भेज दिया जाएगा या फिर उसे बेल दे दी जाएगी। अब क्लॉज 3 की बात कर लेते हैं। इफ ऑफेंडर फेल टू ऑब्जर्व एनी कंडीशन ऑफ बॉन्ड देन इफ कोर्ट आफ्टर हियरिंग द केस सेंटेंस कर देगी ओरिजिनल ऑफेंस के लिए, या फिर अगर वो फेलियर हो गया फर्स्ट टाइम के लिए तो इम्पोज कर लेगी पेनल्टी, लेकिन नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ से ज़्यादा की नहीं होगी पेनल्टी जो होगी। अब क्लॉज 4 देख लेते हैं। इफ पेनल्टी अंडर सेक्शन 9 क्लॉज 3 क्लॉज बी नॉट पेड देन, अगर उसने पेनल्टी दी ही नहीं, नॉट पेड देन कोर्ट सेंटेंस करेगी ओरिजिनल ऑफेंस के लिए, या तो भैया फाइन दो या फिर अपना जो तुमने अपराध करा है तो उसकी सजा भुगतो या तो। अब हम सेक्शन 10 की बात कर लेते हैं। ये प्रोविजन है एज टू श्योरिटी, तो हमें बस ये सेक्शन ध्यान में रखना है। 122, 126, 126A, 406A, 514, 514A, 514B एंड 515। तो ये टोटल मिला के 7 सेक्शन है। अब हम सेक्शन 11 की बात कर लेते हैं। ये अपील रिवीजन की बताता है बात। इसमें सेक्शन 11 क्लॉज 1 में बोलता है, अगर नॉट विद स्टैंडिंग आप देख लीजिएगा, ये हर एक सेक्शन में लिखा है, ये ओवर रूल करता है। अगर कोई केस अपील और रिवीजन का है तो जो भी हाई कोर्ट के पास आए या फिर कोई भी कोर्ट के पास आए, एनी कोर्ट, अगर कोई भी कोर्ट के पास आया है तो मजिस्ट्रेट जो भी होगा, मजिस्ट्रेट जो होगा उसके पास एम्पावर होगा कि उसको ट्राई कर सके केस को या फिर सेंटेंस दे सके जो भी इसने अपराध किया है। तो उसमें ये बात करी है, अगर कोई अपील या रिवीजन में आएगा तो हाई कोर्ट के पास आया अपील में या रिवीजन में तो वो सेंटेंस दे सकती है या फिर उस केस को ट्राई भी कर सकती है। अब क्लॉज 2 की बात कर लेते हैं। इधर भी नॉट विद स्टैंडिंग यूज करा है। अगर ऑर्डर मेड होता है अंडर सेक्शन 3 और 4 में तो एनी कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट को छोड़ के और कोर्ट जो है, अगर अपील लाई टू कोर्ट टू विच अपील ऑर्डिनरी लाई फ्रॉम द सेंटेंस ऑफ फॉर्मर कोर्ट, तो अपील लाई करेगी जैसे ऑर्डिनरी कोर्ट को लाई करती थी। अब क्लॉज 3 देख लेते हैं। क्लॉज 3 में 21 ईयर एज की बात करी गई है। अगर कोई 21 ईयर एज ऑफ पर्सन इज फाउंड गिल्टी एंड डिक्लाइन टू डील अंडर सेक्शन 3 और 4, कोर्ट पास अगेंस्ट हिम एनी सेंटेंस imprisonment with or without fine from which no appeal lie or preferred, then notwithstanding appeal ordinary lie from sentence of former court may on motion या फिर application made to it by convicted person या फिर प्रोबेशन ऑफिसर कॉल फॉर एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ केस एंड पास ऑर्डर एज थिंक फिट। तो आपको ये समझ में आ गया। अच्छा, सेक्शन 4 की बात कर लेते हैं। व्हेन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 3 और 4 इन केस ऑफ पावर ऑफ रिवीजन, appellate court or high court may set aside such order passed
एंड पास सेंटेंस अकॉर्डिंग टू लॉ। तो ये बहुत ही सिंपल है। अब हम सेक्शन 12 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 12 में बात करा है रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अटैचिंग टू कन्विक्शन। इधर भी नॉट विद स्टैंडिंग यूज हुआ है। अ पर्सन फाउंड गिल्टी अंडर सेक्शन 3 और 4 शैल नॉट सफर डिस्क्वालिफिकेशन। शैल नॉट इधर लिखा है। इफ एनी अटैचिंग टू कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सच एक्ट। इसका प्रोवाइजो देख लेते हैं। नथिंग अप्लाई इन दिस सेक्शन टू पर्सन आफ्टर रिलीज अंडर सेक्शन 4 सब्सिक्वेंटली सेंटेंस फॉर ओरिजिनल ऑफेंस। अब सेक्शन 13 की बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेशन ऑफिसर के बारे में देख लेते हैं हम। प्रोबेशन ऑफिसर शैल बी पर्सन अपॉइंटेड टू बी अ प्रोबेशन ऑफिसर बाय स्टेट गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज एज सच बाय स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट के ने रिकॉग्नाइज कराओ। और क्लॉज बी देख लेते हैं। प्रोबेशन ऑफिसर प्रोवाइड बाय सोसाइटी रिकॉग्नाइज इन दिस बिहाफ बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो हमें सोसाइटी रिकॉग्नाइज याद रखना है। क्लॉज सी में हमने देखना है एक्सेप्शनल केस में एज कोर्ट एनी अदर पर्सन एज कोर्ट थिंक फिट। क्लॉज 2 में बताया गया है कोर्ट विच पास ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 और डीएम इन विच ऑफेंडर इज रिसाइड एट एनी टाइम अपॉइंट प्रोबेशन ऑफिसर। जो नेम होगा सुपरविजन ऑर्डर में दिया होगा। एक्सप्लेनेशन क्या है? अगर कोई प्रेसिडेंसी टाउन है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अगर प्रेसिडेंसी टाउन है तो ये ट्रीट होगा डिस्ट्रिक्ट, और अगर चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट है तो ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डीम्ड होगा। अब क्लॉज 3 देख लेते हैं। प्रोबेशन ऑफिसर शैल सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ डीएम इन विच ऑफेंडर रिसाइड। जो भी प्रोबेशन ऑफिसर होगा वो डीएम उसे कंट्रोल करेगा जिसके डिस्ट्रिक्ट में वो रहता है ऑफेंडर। अब सेक्शन 14 देख लेते हैं ड्यूटीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या है? इंक्वायरी। पहला क्या है? इंक्वायर। सेकंड बी क्या है? सुपरवाइज प्रोबेशन। थर्ड क्या है? सी क्या है? एडवाइज एंड असिस्ट। फोर्थ क्या है? एडवाइज एंड असिस्ट। जो सी में है एडवाइज एंड असिस्ट किसके रिगार्डिंग है? पेमेंट ऑफ कंपनसेशन और कॉस्ट के रिगार्डिंग है। डी में एडवाइज एंड असिस्ट जो है वो पर्सन के बारे में रिलीज करने के लिए, जो ऑफेंडर को रिलीज करने के लिए। ई में जो है परफॉर्म अदर ड्यूटीज। अब सेक्शन 15 देख लेते हैं। सेक्शन 15 में जो प्रोबेशन ऑफिसर है वो पब्लिक सर्वेंट कहलाया जाएगा, जो कि सेक्शन 21 में डिफाइन है आईपीसी में, वही वाला। अब सेक्शन 16 देख लेते हैं। कोई भी प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अगर कोई भी काम गुड फेथ में अच्छे तरीके से किया गया है तो कोई भी सूट नहीं फाइल होगा या कोई भी प्रोसीडिंग नहीं होगी। किसके खिलाफ? स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, या फिर प्रोबेशन ऑफिसर के खिलाफ, या एनी अदर ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट। अगर वो काम होता है गुड फेथ में तो कोई भी सूट या प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएगी। 17th में है पावर टू मेक रूल। जो स्टेट गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर के ऑफिशियल गैजेट में वो कुछ रूल बना सकती है। सेकंड में है बता रखा है क्लॉज 1 जो है अपॉइंटमेंट है प्रोबेशन ऑफिसर का या और कंडीशन एंड सर्विस के बारे में। बी में बताया है ड्यूटीज ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर एंड सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। सी में है कंडीशन दिखाई गई है और सेक्शन 13 क्लॉज 1 बी में भी दिया गया है। और पेमेंट और रिम्यूनरेशन की बात करी है, पैसे वैसे ये सब कैसे दिया जाएगा ये सब, और अदर मैटर के बारे में बताया गया है। और ये सेक्शन 18 में सेविंग प्रोविजन है किसका? रिफॉर्मेटिव स्कूल एक्ट में सेक्शन 31 का, और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में सेक्शन 5 क्लॉज 2 का। फिर जुवेनाइल ऑफेंडर के बारे में बताया है और प्रोस्टल स्कूल के बारे में। अब सेक्शन 19 जो है सेक्शन 562 नॉट अप्लाई इन सर्टेन एरिया। तो सेक्शन 18 एंड 562 सीज
टू अप्लाई टू स्टेट और पार्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।